बच्चों नमस्कार। अलग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया को समझने के लिए आपको अंत तक वीडियो को देखना होगा और समझना होगा। क्रिया क्रिया आपके सामने नज़र आ रही है और कितनी सारी क्रियाएं आपको नज़र भी आ रही हैं। कोई व्यायाम कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई चल रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई लिख रहा है, कोई झूल रहा है, कोई खेल रहा है। तो अनेक प्रकार की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब क्या है, हमारी क्रिया वर्ब, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो संस्कृत में इसे हम धातु कहते हैं। पहले हम क्रिया की परिभाषा को समझेंगे, फिर उस क्रिया के भेद को समझेंगे। क्रिया कहते किसे हैं? बेटा, वाक्य में किसी काम के करने या होने का भाव हो वह क्रिया कहलाती है। जिसमें काम का होना पता चले, करना समझा जाए, उसे ही क्रिया कहते हैं। मैंने पहले ही बताया, क्रिया होती है वर्ब। क्रिया को हम क्या कहते हैं? धातु। व्याकरण में कोई भी वाक्य जो होता है वो क्रिया के बिना कभी नहीं होता। व्याकरण का एक विकारी शब्द, इसका रूप लिंग वचन के पुरुष के कारण से परिवर्तन होता है। क्या मतलब इस लाइन का? अर्थात कि यदि हम बोलते हैं कि मोहन खाता है, तो मोहन तो हुआ लड़का, और लड़के के बाद जब हमने खाता है लगाया तो वो लगाया है, उसका क्रिया लगाई है, मोहन खाता है। और सीता के साथ नहीं बोल सकते हम सीता खाता है, नहीं, हम बोलेंगे सीता खाती है। तो क्रिया चेंज हो जाती है, क्रिया में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ लिंग परिवर्तित करके क्रिया में परिवर्तन आ गया है। इस वाक्य में वह खाता है, वे खाते हैं, यहाँ वचन में परिवर्तन आ गया। आप देख रहे होंगे क्रिया में वहां पे है वह खाता, यदि एक वचन है तो खाता है लगाएंगे, यदि बहुवचन है तो खाते हैं लगाएंगे। तो क्रिया में परिवर्तन आ रहा है। याद रखिए कि कर्ता के साथ साथ क्रिया भी परिवर्तित होती है। जिस भी मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? धातु का नाम संस्कृत में क्रिया है। धातु में ना जोड़कर ही क्रिया बनाई जाती है। धातु है पढ़, यदि हमने इसके अंदर ना लगा दिया तो क्या बन गया हमारा? पढ़ना। लिख प्लस ना, लिखना। सुन के साथ ना लगा दिया, सुनना। रो ना, जाग ना, लिख ना। वैसे ही लड़की पढ़ रही है, सीता हंस रही है। क्रिया के भेद। क्रिया का वर्गीकरण भी दो प्रकार से किया जा सकता है, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। बच्चों को ये सबसे डिफिकल्ट लगता है और वह बहुत आसान चीज़ है यदि इसको ध्यान से समझोगे तो, कि कर्म के आधार पर क्रिया के कौन से भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। क्रिया के दो भेद हुए, कर्म और रचना। अब कर्म के आधार पर दो भेद हुए, सकर्मक और अकर्मक। ये रट्टा लगा के रखो, ध्यान रखो कि क्वेश्चन आ जाता है कर्म के आधार पर क्रिया का भेद बताएं, तो समझ में नहीं आता क्या लिखे आंसर। पर आंसर समझने के लिए हमें ये याद रखना है कि क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर भी होता है और रचना के आधार पर भी होता है। यदि प्रश्न कर्म के आधार पर आया है तो उसके दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। हमें इन दोनों भेदों के बारे में लिखना है। तो एक आसान, इतना आसान है, जरा ध्यान से सुनेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात राम खाता है, क्या खाता है हमें नहीं पता चल रहा, कर्म नहीं लगा हुआ यहाँ पे, इट विल गो टू अकर्मक क्रिया। हाथी चलता है, क्या चलता है, किसे चलता है, किसको चलता है, ये पता करने के लिए हमें तीन वर्ड्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन पूछना पड़ेगा क्रिया से, क्या चलता है, किसे चलता है, किसको चलता है, हमें नहीं उत्तर मिल रहा। हाथी चलता है, हाथी संज्ञा है, इट विल गो टू अकर्मक। बिजली चमकती है, तो इसमें भी कर्म नहीं है, तो हार हमारा जाएगा अकर्मक क्रिया। जहाँ कर्म ही न हो वहाँ क्या होता है? अकर्मक क्रिया। जैसे अज्ञान, यहाँ ज्ञान ही नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? अज्ञान। वैसे ही जहाँ कर्म ही ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अकर्मक। उसी प्रकार यहाँ कर्म ही ना हो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में कार्य जो होता है वो सीधा कर्ता के द्वारा किया जा रहा है, वहां अकर्मक होगा। राम खाता है,
चिड़िया उड़ रही है, बिजली चमकती है, इन तीनों वाक्यों में कर्म कहीं नहीं नजर आ रहा। सीधे कर्ता जो है क्रिया कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, कहीं कुछ नहीं बताया कि राम खाना खा रहा है, कुछ नहीं बताया। इसलिए ये सिंपल सी बात है, ये अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्म लग जाएगा, वहां सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और यदि फिर भी ना पता चले तो क्रिया से हम प्रश्न पूछेंगे, क्या, किसे, किसको शब्द लगाकर सकर्मक क्रिया को पहचाना जा सकता है। और उत्तर हमेशा किस में आना चाहिए? कर्म में ही आना चाहिए। अब देखते हैं कैसे। राम भोजन खाता है। मैंने पहले में क्वेश्चन अकर्मक क्रिया में लिखा था राम खाता है। क्या खाता है वहां नहीं पता चल रहा था, तो वो अकर्मक क्रिया थी। यहां बोला है राम भोजन खाता है। क्या खाता है? भोजन खाता है। तो भोजन क्या हुआ? हमारा कर्म हुआ। माँ चादर बिछा रही है, तो सीता सितार बजा रही है। क्या बजा रही है? सितार बजा रही है। तो सितार क्या होगा हमारा? कर्म। पहले वाक्य में कर्ता कौन है? राम। क्रिया क्या हुई? खाता है। कर्म क्या हुआ? भोजन। अब ये बन गया हमारा सकर्मक क्रिया में कर्म नजर आ रहा है इसमें। दूसरे वाक्य में क्या है? कर्ता हमारा माँ। क्रिया क्या हुई? बिछा रही है। और कर्म क्या हुआ? चादर। तीसरे वाक्य में सीता क्या हुई? कर्ता। बजा रही है क्या हुई? क्रिया। और कर्म क्या हुआ? सितार। तो आप समझे कर्मक और कर्मक में अंतर। अब आएगा सकर्मक क्रिया। आगे थोड़ी सी बड़ी क्लासेस में चले जाओगे, आगे आपको सकर्मक क्रिया के भी भेद सिखाए जाएंगे। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्म क्रिया इसमें मतलब इसके अंदर ही लिखा हुआ है, इसके अंदर ही छिपा हुआ है कि जिस क्रिया के साथ एक कर्म लगा हो उसे वहां एक कर्मक क्रिया होगी। इसी कर्मक क्रिया के अंदर ही लगा हुआ एक कर्म, अर्थात जिस वाक्य में एक कर्म लगा होगा वहां कर्मक क्रिया हो गई। जैसे कि मान लो आपके सामने दो उदाहरण दिए हुए हैं। मोहन सेब खाता है। क्या खाता है? सेब खाता है। यहाँ तो कर्म एक ही लगा, इट विल गो टू ए कर्मक क्रिया। माँ बच्चों को पढ़ाती है। क्या पढ़ाती है? बच्चों को पढ़ाती है। तो एक कर्म लगा, यहाँ पे कर्मक क्रिया। उसी प्रकार द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव दो कर्मों में पड़ता हो वहां द्विकर्मक क्रिया होगी। जैसे कि मान लो यहाँ दो उदाहरण दिए हैं। माँ बच्चे को दूध पिलाती है। यहाँ कर्ता कौन हुआ? माँ। पिलाती है क्या हुआ? क्रिया। और कर्म क्या हुआ? एक तो बच्चे को और दूध भी हो गया। कैसे? दूसरा हम अभी समझाते हैं आपको किस प्रकार से सब बना। माली पौधों को पानी दे रहा है। कर्ता क्या हुआ? माली। द्विकर्मक क्रिया में एक कर्म जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये सोचने वाली है कि द्विकर्मक क्रिया में जो एक कर्म होता है ना, वो प्राणीवाचक होता है। प्राणीवाचक होता है, सजीव होता है। सजीव होता है, जानदार होती है चीज वो। और दूसरा शब्द जो होता है वो निर्जीव होता है, उसमें जान नहीं होती। जैसे कि मान लो पहला प्रश्न है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। तो क्या पिलाती है? दूध पिलाती है। ठीक है। तो दूध हमारा क्या निर्जीव में जानदार चीज में आएगा या प्राणी में आएगा? इसे में जानदार चीज में नहीं आएगा, इसे निर्जीव वस्तु कहा जाएगा। तो दूध हो गया निर्जीव। बच्चा क्या हुआ? प्राणीवाचक। तो जिसमें दो कर्म आगे, एक कर्म जो होता है प्राणीवाचक होता है, दूसरा निर्जीव होता है। एक जानदार होगा, एक निर्जीव होगा। तो वो चला गया द्विकर्मक में। माली पौधों को पानी दे रहा है। यहाँ दो कर्म लगे हैं, पौधे और पानी। आप सोच के देखिए, पौधा कैसा है? जानदार चीज है। पानी क्या है? निर्जीव है। दो आगे हमारे कर्म, इसमें इसमें चला जाएगा द्विकर्मक क्रिया। अब है संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। अभी आपको मैंने पहले बताया था ना, क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्म के आधार पर, एक संरचना के आधार पर या रचना के आधार पर। संरचना लिख दो, रचना लिख दो, सेम चीज। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो आपको जो पेपर में कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पूछे जाएंगे तब आपने सकर्मक कर्मक लिखना है। और यदि आपको सकर्मक कर्मक आता है तो ठीक है, यदि आपको द्विकर्मक भी लिख दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा। वहां पे आप कर्म के आधार पर क्रिया के भेद लिखना चाहो तो एक कर्मक और द्विकर्मक और अकर्मक। परंतु हम सकर्मक के दो भेद मान लेते हैं आगे। कौन से? कर्मक और द्विकर्मक। अब आया रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। यहाँ सात मैंने लिखे हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं और भी दो तीन होते हैं, परंतु मैंने यहाँ थोड़े से आपको वो चीज वो लिखे हैं जो बहुत ही यूजेबल हैं या जो बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। सामान्य क्रिया,
प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया, यौगिक क्रिया। तो ये इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इन सभी भेदों का उदाहरण से समझ आना, इसमें समय लगेगा, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। और नेक्स्ट पेज में आपके अभ्यास के लिए 10 उदाहरण भी दिए गए हैं, उनको खुद करिए और देखिए कि आपको कितना समझ में आया, और अपने उत्तर किसी पेज में लिख लीजिए, और अगले पेज में इसके उत्तर भी दे रखे हैं, और अपना स्वमूल्यांकन कीजिए। आशा है कि आज की वीडियो में आपको अकर्मक और सकर्मक में भेद समझ तो आ ही गया होगा। यदि अच्छे से समझ गए होंगे तो वीडियो को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।